starts much earlier. मार्केटिंग पहले शुरू होती है. प्रोडक्ट जो आपका है उसको बनाने से पहले, उसको डिजाइन करने से पहले मार्केटिंग का काम शुरू होता है. जैसे हम सेलिंग की बात करते हैं, बहुत अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, मार्केटिंग और सेलिंग को सेम समझते हैं. लेकिन सेलिंग जो है, सेलिंग मार्केटिंग का एक कंपोनेंट है जो बाद में इम्प्लीमेंट होता है. क्योंकि सेलिंग तब होती है जब आपके पास प्रोडक्ट ऑलरेडी है, लेकिन मार्केटिंग तब होती है जब भी आपने प्रोडक्ट बनाया ही नहीं होता है. दैट इज वाई मार्केटिंग मीन्स टू मेक what you can sell, and selling means to sell what you have already made. This is the difference between marketing and selling. So once you talk about marketing, it is something that starts much earlier. तो इसी के लिए मार्केटिंग के लिए ही रिसर्च की जरूरत होती है, क्योंकि अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या बनाना है, आपको क्या प्रोडक्ट ऑफर करना है. हम कुछ दिनों पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था जब इस प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स के साथ, कि जैसे कि ब्रीदिंग टूरिज्म है, वो एक टूरिज्म प्रोडक्ट है. वो टूरिज्म प्रोडक्ट इसलिए है ऑडिबल. हाँ, इज इट क्लियर? आवाज आ रही है मेरी? ओके. तो जो मैं बात कर रहा था अभी, आई वॉज टेलिंग अबाउट टूरिज्म मार्केटिंग. तो उसमें ये है कि जब हमने को प्रोडक्ट हम तब भी डिजाइन कर सकते हैं जब हम पहले एसेस करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली द नीड ऑफ द मार्केट. मार्केट में जरूरत किस चीज की है. अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था. आई वॉज टॉकिंग अबाउट ब्रीदिंग टूरिज्म. नाउ सी, breathing tourism is a tourism product. Now, how it is a tourism product? Because once you are assessing the need, जब आपको लगता है कि जरूरत है कुछ ऐसा, पहले आप देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम को की सोल्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ ए नीड. सपोज आप देखते हैं कि पोल्यूशन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत ज्यादा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पे बहुत पुअर है, तो लोगों को वो एयर सांस मतलब ब्रीथ करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटी है. अब आपने टूरिज्म प्रोफेशनल की हैसियत से सोचा कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करे जो हम उनको ऑफर करे और वो उसको कंज्यूम करे. तो आप उनके लिए लेके आए सपोज ब्रीदिंग टूरिज्म प्रोडक्ट. आप उनको बोलते हैं कि आप हमारी जगह पे आ जाइए जहां पे फ्रेश एयर है और वहां पे आप ब्रीथ कीजिए. तो नाउ दिस इज अ प्रोडक्ट, ये बन गया प्रोडक्ट. और फिर जब ये प्रोडक्ट आपने इमेजिन किया, फिर आपने उसको फुलफिल करने के लिए, उसको एक बंडल बनाने के लिए, क्योंकि जैसे कि वो आप उनके पास इस प्रोडक्ट को ऑफर करना है आपको, तो यू हैव टू डिजाइन इट. तो डिजाइनिंग में फिर उसके लिए आप कंप्लीट पैकेज बनाते हैं, जैसे हम परसों डिस्कस कर रहे थे. सपोज यू विल आइडेंटिफाई अ प्लेस, दैट प्लेस वेयर यू विल फील इज a plenty of fresh air, where people can breathe fresh air.
then you also know that they have to reach to that place. So you will also see that whether that place is accessible, how it is accessible. Then you have to also take into consideration that those people will have to stay there, and then you see how those arrangements can be made where people can be made to stay during the night, जिसमें वो होम स्टे का कॉन्सेप्ट आया था. तो ये जो सारा है, ये combination of these all things, it becomes a bundle of components. And once you create this bundle of components, you are giving rise to a tourism product. ये बन जाता है एक tourism product, right? तो यही है एक्चुअली एक मार्केटिंग जो करता है, उसको पहले रिसर्च इसलिए करना होता है कि वो देखता है रिसर्च के थ्रू कि किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है. फिर वो उस जरूरत को पूरा करने के लिए अपने रिसोर्सेज को यूज करता है, ताकि वो उसको एक प्रोडक्ट की शक्ल देता है और वो ऑफर करता है जो कि लोग कंज्यूम करते हैं. और वो कंजप्शन के दौरान वो एक एक्सचेंज होता है जिसमें उसको पैसा मिलता है और वो उसके बदले उनको वो प्रोडक्ट या सर्विस देती है और उसमें उसको फिर प्रॉफिटेबिलिटी होती है और वही उसका बिजनेस बन जाता है. ये है मार्केटिंग. अब आप देखो कि रिसर्च क्यों जरूरत है. रिसर्च इसलिए जरूरत है क्योंकि रिसर्च के थ्रू आप एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं जिसकी बहुत डिमांड हो. ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं जो अच्छी तरीके से लोग कंज्यूम कर सकेंगे. सो दैट इज एक्चुअली व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर फॉर द मार्केटर्स. अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा. अगर हम बहुत पीछे जाएंगे, सपोज 10 साल 20 साल पीछे, तो उस वक्त कॉन्सेप्ट ही नहीं था अमेज़न का, फ्लिपकार्ट का, जो इस वक्त वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केटिंग कंपनीज, आई मीन ऑनलाइन सेलिंग कंपनीज है. चलो मैं फ्लिपकार्ट की आपको एग्जांपल दूंगा. फ्लिपकार्ट बेंगलोर में एक लड़के ने शुरू की. छोटा लड़का था वो, लेकिन उसको एक कॉन्सेप्ट आ गया माइंड में. देखो मार्केटिंग क्या होती है. उसने एक लोगों की नीड को आइडेंटिफाई किया कि लोगों की, क्योंकि तब तक नहीं था ये होम डिलीवरी का, ये ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट आम, जैसे आजकल सारे लोग ऑनलाइन स्टोर्स बनाते हैं बाकी. लेकिन तब ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो उसने डिजाइन किया इंडिया में. तो उसको आइडिया आया कि लोगों को जरूरत है किसी चीज की. सपोज किसी को टूथपेस्ट जरूरत है, किसी को सोप जरूरत है, किसी को और कोई जरूरत है, कोई चीज मेडिसिन, कुछ और. क्योंकि उस वक्त छोटे छोटे आइटम से उसने शुरू किया जो लोगों को जरूरत होती थी. और उस वक्त उसने एक लोकेलिटी में ये स्टार्ट किया, एक छोटे से एरिया में जहां पे वो खुद पहुंच सकता था. और एक उसी एरिया में उसने लोगों से, जो क्योंकि वहां पे होते हैं अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट में कुछ बहुत सारे सोसाइटी होती है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, घर होते हैं, फैमिलीज. तो उनको अवेयर किया कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आपको सोसाइटी से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आप मुझे फोन कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए, तो मैं आपको ये प्रोडक्ट घर पे डिलीवर किया करूंगा. तो लोगों को तो ये चीज ठीक लगा, क्योंकि सपोज किसी को कोई चीज की जरूरत थी और वहां पे नहीं था प्रोविजन स्टोर अवेलेबल, टाइम देर से था या घर में नहीं था कोई जो मार्केट जा सकता था, तो उनको ये फैसिलिटी अच्छी लगी और उन्होंने उसको अच्छी तरह रिस्पॉन्ड दिया. और इसने क्या किया, इसने जो सप्लायर था उसके साथ उसने ऑलरेडी बात करके रखी जिससे वो सप्लाई उठाता था. सपोज इसको साबुन, टूथपेस्ट, आटा, चावल और कोई चीजें जो उसने रखी थी, तो जो उन चीजों में डील करता था उसके साथ उसने ऑलरेडी टाई अप रखा ताकि वो उसके पास वो चीजें उठाता था और यहाँ पे डिलीवर करता था. क्योंकि ये बहुत अब उठाता था, बहुत घरों को सप्लाई करना होता था, तो वो जो सप्लायर था
वो उसको होलसेल रेट पे देता था, और ये जो घर में उनको डिलीवर करता था ये उनको नॉर्मल रिटेल रेट पे देता था, और जो बीच में था वो उसका अपना प्रॉफिट बन जाता था। इस तरह कॉन्सेप्ट हो गया शुरू। और ऑनलाइन बुक्स, सपोज इसने बुक्स के लिए फिर ऑर्डर्स रिसीव की और घर में बुक डिलीवर करता था। इस तरीके से फ्लिपकार्ट ने ये छोटा सा एक वेब पोर्टल डिजाइन किया और उस पर कुछ ये मैकेनिज्म रखा, फिर उसमें पेमेंट गेटवे ऐड किया, फिर लोग उसमें उसी के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते थे। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब आप देखो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें इन्वेस्टमेंट लगभग कुछ नहीं थी, बहुत कम इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी उसमें, क्योंकि उसको ना अपना कोई स्टोर दुकान खरीदना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, एक वेबसाइट उसको बनानी पड़ी और एक अच्छा सा कंप्यूटर सिस्टम क्या लाना पड़ा। उसके लिए बेसिक इन्वेस्टमेंट वो थी इंटरनेट कनेक्शन। तो उसी पर उसने ये बिजनेस स्टार्ट किया, और इस वक्त वही फ्लिपकार्ट $1 बिलियन से बड़ा बिजनेस है। $1 बिलियन आप इमेजिन कीजिए, बिलियनियर बन गया वो फ्लिपकार्ट का जो मालिक था। और क्योंकि फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता से पूरे बेंगलोर सिटी को लिया, फिर कर्नाटक स्टेट को लिया, आजकल तो फ्लिपकार्ट पूरे इंडिया को सप्लाई करता है। मुझे लगता है अब इंडिया से बाहर भी करता होगा, मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है। तो दिस इज एक्चुअली how the idea came into his mind and how he was able to make a big business out of this small idea। छोटा सा आइडिया उसने इम्प्लीमेंट किया और इतना बड़ा बिलियनर बिजनेस बन गया। इसी तरीके से मैं एग्जांपल दूंगा। इस वक्त आप सब यूज करते हैं गूगल, और इस वक्त वर्ल्ड में अगर किसी भी कंट्री में जाएंगे, किसी भी सिटी में जाएंगे, तो कोई भी इंटरनेट यूज करने वाला मुझे नहीं लगता है गूगल के बगैर काम करता है, गूगल यूज करता है। नाउ आई विल टेल यू हाउ दिस कॉन्सेप्ट केम इनटू द माइंड ऑफ दोज वर 2 यंग बॉयज हु वर डूइंग रिसर्च इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2 लड़के रिसर्च कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो कंप्यूटर में ही वो रिसर्च कर रहे थे, और उनको उस वक्त माइंड में आ गया कि क्योंकि कंप्यूटर उस वक्त जब था, तो जिसको अगर सपोज कंप्यूटर पे कुछ देखना था इंफॉर्मेशन, तो उसको जरूरी उस वक्त होनी चाहिए थी पता कि उस वेबसाइट का नाम पूरा, जिसको हम कहते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल एड्रेस जो पूरा होता है। जैसे आप www फिर कोई वेबसाइट होती है उसका नाम, तो तभी वो उस वेबसाइट का नाम सर्च बार में टाइप करके वो इंफॉर्मेशन हासिल कर पाता था जो उसमें थी। लेकिन सपोज आपको टूरिज्म के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो आपको जरूरी फिर होनी चाहिए थी वो वेबसाइट। सपोज www JKTDC की वेबसाइट क्या है, .co.in .gov.in जो भी है। तो जब आपको ये पूरी वेबसाइट का नाम पता था, तभी आप वेबसाइट का नाम लिख के वहां से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते थे। यही था हर किसी चीज का। सपोज किसी को ऑनलाइन कुछ खरीदना था, उसको भी उस वेबसाइट का पूरा एड्रेस होना चाहिए था, जिसको वेब एड्रेस कहते हैं। तभी वो वेब एड्रेस टाइप करता था और फिर वो उसके रिलेटेड जो वो इंफॉर्मेशन थी वो एक्वायर करता था। और उसमें ये होता था कि जो वो वेब एड्रेस होता था, फिर लोग रखते थे, जैसे आजकल रखते हैं ना टेलीफोन डायरेक्टरी, या फोन में रखते हैं टेलीफोन नंबर सेव, फिर रखते थे वेब एड्रेसेस लिख के उन वेबसाइट्स का जिन जिन पे लोगों को काम होता था। फिर जो इंफॉर्मेशन उनको जरूरत थी वो उस वेबसाइट को टाइप करके उससे वो ओपन करके वो इंफॉर्मेशन लेते थे। तो इन 2 लड़कों को, रिसर्च स्कॉलर्स को, ये माइंड में आ गया। ये उस वक्त PhD कर रहे थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे थे। लैरी और दूसरे का नाम था स्टीव। तो ये कर रहे थे रिसर्च। तो इनको माइंड में आया हम ये टॉपिक चूज करेंगे। जैसे आप करते हैं टॉपिक चूज, कोई सपोज एक ग्रुप ने एक टॉपिक किया, दूसरे ग्रुप ने दूसरा टॉपिक किया, तो इन्होंने टॉपिक ये चूज किया कि लोगों को ये वेबसाइट्स
याद करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए या नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जिस पे हम ये सारी इंफॉर्मेशन रखेंगे, ताकि फिर किसी को जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको बाकी वेबसाइट्स को याद नहीं रखना है, वो हमारी ही वेबसाइट को खाली याद रखे और उसमें वो चीज़ को टाइप करे तो हम उसको उस वेबसाइट तक खुद ही लेंगे। तो ये बन गया द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च इंजन। तब तक नहीं था सर्च इंजन। गूगल इज बेसिकली ए सर्च इंजन। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च इंजन इन द फॉर्म ऑफ एन आइडिया इट वाज कंसीव्ड। तो लेटर व्हाट दे डिड, उन्होंने उस एरिया की सारी, जो सपोज वहां पे कोई हॉस्पिटल था, होटल था, ट्रैवल एजेंसी थी, जो भी था वहां पे, उनकी वेबसाइट्स उन्होंने अपने डेटाबेस में दर्ज की। और फिर उनमें तो सारी, सपोज वहां से कुछ फिजिशियंस थे, डॉक्टर्स, बाकी कुछ, तो उनका सारा रिकॉर्ड रखा उस पे, क्लिनिक्स, बाकी चीजें। तो अब फिर उन्होंने लोगों को बताया कि अब आपको बाकी चीजें याद रखने की या नोट करने की जरूरत नहीं है, आप खाली याद रखो www.google.com। तो जब आपको ये google.com वेब एड्रेस पे करोगे टाइप, क्योंकि उस वक्त पहले वो, आजकल तो गूगल बाय डिफॉल्ट आता है क्योंकि अब उनका ब्राउजर है, तब उन्होंने बोला उनको कि आपको ये एड्रेस बार में ये वेबसाइट टाइप करनी है, तो उसके बाद आपको जो चाहिए उस सर्च बार में आप लिखना, तो आपको हम वहां तक पहुंचाएंगे। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च इंजन, और लोगों ने इससे काफी राहत महसूस की। लोगों को अब वो वेबसाइट डायरेक्टरी रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उन्होंने खाली सर्च इंजन में वो टाइप करते थे, तो वहां से वो उनको मिलता था वो जो उनको चाहिए था। तो दिस वाज हाउ दिस स्मॉल आइडिया turned into a big business। इस वक्त आप देखो गूगल क्या है। गूगल इस वक्त लगभग इन द शॉर्ट रन इट मे बी द रिचेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इस वक्त सारा रेवेन्यू जनरेशन गूगल करता है। सारा जो इंटरनेट है मोनोपोलाइज किया गूगल ने। तो ये था आइडिया, और ये मार्केटिंग की फिर उन्होंने कैसे ये आइडिया इम्प्लीमेंट किया और उसको एक प्रोडक्ट की शक्ल दी, डिजाइन किया बाज़ाबिता, और फिर उसमें फीचर्स बढ़ाते हैं, रोज बरोज उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। फिर देखो आजकल गूगल मैप, पहले जब कोई किसी जगह जाता था अनजाने सिटी में, तो फिर उसको पता ही नहीं होता था कि मुझे अब कैसे पहुंचना है उस जगह, फिर उसको रुकना पड़ता था, फिर पूछना पड़ता था। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ज़्यादा दिक्कत होती थी, जिसको वो पूछता था वो भी किसी दूसरे सिटी से होता था, उसको भी पता नहीं होता था, वो बोलता था मैं भी अनजाना हूँ यहाँ पे। लेकिन अब आप देखो गूगल ने कैसी सारे लोकेशंस को पुल अप किया। अब गूगल मैप यूज़ करते हैं सारे, और पहले ही डेस्टिनेशन उसमें टाइप करते हैं और बराबर उसको वो पहुंचाता है वहाँ पे, और थ्रू ऑडियो भी उसको गाइड करता है, लेफ्ट कहाँ पे, राइट कहाँ पे, कितना दूर है, कितनी मीटर्स के बाद लेफ्ट टर्न है, कहाँ पे इवन ट्रैफिक जैम है, किस हिसाब से कौन सी स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है। ये है कि दिन ब दिन कैसे प्रोडक्ट को डिजाइन और डेवलप कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये सब कुछ मार्केटिंग में आता है। तो अब हम वापस आते हैं टूरिज्म मार्केटिंग पे। तो टूरिज्म मार्केटिंग में जो मेन चीज़ है वो ये है कि टूरिज्म का जो प्रोडक्ट है ये डिफरेंट होता है इन द वे, बिकॉज इट इज़ इंटेंजिबल। ये प्रोडक्ट मत है ऐसा कि जिसकी कोई ऑनरशिप ले। सपोज ऑटोमोबाइल कंपनी है मारुति, वो गाड़ी बनाते हैं, उनका प्रोडक्ट कार है। अब किसी ने सपोज ऑल्टो, किसी ने वैगनार, किसी ने और कोई गाड़ी डिजायर या सियाज खरीदनी है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लिया वहां से और उसको हाथ में चाबी दी और घर उसने गाड़ी लाई, और उसके पास वो प्रोडक्ट रहता है घर पे। दैट मीन्स अगर उसने 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख खर्च किए, लेकिन उसको उसके बदले में एक प्रोडक्ट है
जो वो घर में देखता है उसको कस्टडी है। लेकिन अगर कोई टूरिज्म पैकेज लेता है, सपोज फॉर एग्जांपल कोई यूरोपियन की पैकेज लेगा यूरोप की, अब उसको इंग्लैंड, बड़ी बड़ी सिटीज, लंदन, जर्मनी, वो सारी कंट्रीज, स्विट्जरलैंड, स्पेन ट्रैवल करने का उसमें इंक्लूजन है। मे बी इट इज अ पैकेज वर्थ 4 lakhs फॉर 20 days और 22 days। अब जब वो 22 दिन के बाद वापस आता है घर, सारे वो पेरिस भी देखता है, फ्रैंकफर्ट भी देखता है, वो बाकी लंदन भी देखता है, लेकिन फिर जब वो 22 दिन के बाद घर आता है उसके हाथ में कुछ नहीं होता। पैसा भी उसने कंज्यूम किया, सब कुछ दे दिया, लेकिन जैसे वो यहां से गया वैसे ही वापस आता है, क्योंकि उसको मत कोई कस्टडी है। जैसे उसने गाड़ी के शोरूम में गया, वहां से गाड़ी लेके आया। तो ये फर्क है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है टूरिज्म का, ये इंटेंजिबल है। ये इसको न स्टोर कर सकता है, ना इसको खाली वो एक्सपीरियंस कर सकता है। जिसने वो यूरोपियन टूर किया, उसको वापसी के बाद उसको खाली वो एक्सपीरियंस है जो उसने एक्सपीरियंस की ड्यूरिंग द ट्रैवल टू यूरोप। बहुत सारी कंट्रीज देखी, वहाँ के लोग देखे, वहाँ का कल्चर देखा, तो वो चीजें जो है वो इंटेंजिबिलिटी फैक्टर है टूरिज्म में। दूसरा चीज इसमें है, इस प्रोडक्ट में, कि ये पेरिशेबल है। इसमें पेरिशेबिलिटी है, ये मत है सपोज फॉर एग्जांपल इस वक्त ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, हम आज की ही बात कर लेंगे जब लोग सारे घरों में बंद हैं। तो अगर किसी को मारुति ने गाड़ियां बनाई थी, वो बन के हैं स्टोर्स में, शोरूम्स में, तो मे भी जब हालात फिर से ठीक हो जाएंगे, जिसको गाड़ी लानी है वो जाएगा और लाएगा गाड़ी। और लेकिन अब जो होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स, जिनके पास 200-200, 300-300 कमरे हैं, और एक एक कमरे का जो टैरिफ है 20-20 हजार जाता है पर नाइट। अब इतने दिन या इतने हफ्ते या इतने महीने जब उनका होटल बंद रहा, तो ये मत पॉसिबल है कि वो इतनी इन्वेंट्री, अब बोलेंगे चलो खुल जाएगा तो फिर उस वक्त हम ये बेचेंगे, क्योंकि ये रेवेन्यू उनको फॉर द लाइफ वेस्ट हो गया। क्योंकि जब खुल जाएगा तो वो ही कमरे लोग ऑक्युपाई कर सकते हैं, ये मत स्टोर रहेगा। जैसे गाड़ियों की कंपनीज को वो गाड़ियां स्टोर हैं, बन के हैं, तो इनको मत ये स्टोर रहा। इनको सपोज होटल के जो आज रेवेन्यू आना था 20 लाख, अगर उसके सारे कमरे लग जाते, तो आज जब कोई कमरा नहीं लगा होटल का, तो वो 20 लाख उसको कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये 20 लाख आज के गए। तो ये है, इसको कहते हैं पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी मीन्स यू कांट स्टोर दिस प्रोडक्ट। आपको अगर 200 कमरे हैं होटल के, ये 200 आपको आज सेल करने हैं, कल आप 400 नहीं करेंगे। आप बोलेंगे चलो आज 200 नहीं किए, ये 200 भी कल करेंगे। कल तो आपको वही 200 हैं जो कल आप कर सकेंगे। आज के 200 का रेवेन्यू कल नहीं आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में सपोज वो भी 200 गाड़ियां बनाती हैं दिन को, चलो आज उन्होंने बनाई 200 गाड़ियां, ये बना के हैं, फिर वो जब खुल जाएगा वो 200 बनाएंगे और ये 200 भी बेच पाएंगे। तो दिस इज अ डिफरेंस एंड दिस इज कॉल्ड पेरिशेबिलिटी। तो पेरिशेबिलिटी है टूरिज्म प्रोडक्ट्स में। फिर रिस्क, पेरिशेबिलिटी से भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है और इंटेंजिबिलिटी से भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया, टेंजिबल प्रोडक्ट किसी को लेना है, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, वो उसको हाथ में फील करता है, लेता है, उसको यूज करता है, कैसे चलाना है। लेकिन जब कोई टूरिज्म पैकेज बाई करता है, सपोज यही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यूरोपियन पैकेज कोई बाई कर रहा है, तो वो 2 लाख 3 लाख रुपए देता है, लेकिन उसको
वो चीज उसने बाय किया जो अभी उसने कंज्यूम नहीं किया, जिसको अभी कंज्यूम करने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मे बी उसको अगले मंथ पैकेज पे जाना है, लेकिन उसको पेमेंट पहले ही करनी पड़ती है उन चीजों के लिए, प्रोडक्ट पहले ही खरीदना पड़ता है। तो उसमें ये रिस्क फैक्टर है। सपोज अभी बहुत सारे टूरिस्ट्स ने बहुत सारे इंटरनेशनल पैकेजेस ऑलरेडी परचेज की थी, अब अचानक बंद हो गया। इवन कुछ लोगों के वीजास कैंसिल हो गए, कुछ लोग फंस गए डेस्टिनेशन पे और कहीं जा नहीं पाए। इंडिया में भी बहुत सारे टूरिस्ट्स थे जिनको ऑल इंडिया टूर पे जाना था, बहुत सारी पैकेज में बहुत सारी सिटीज इंक्लूडेड थे, बट दे कुड नॉट गो एनीवेयर बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। सो दिस इज द रिस्क एलिमेंट इन टूरिज्म। तो ये रिस्क एलिमेंट भी वहां पे रहता है। तो ये चीजें हैं, ये टूरिज्म मार्केटिंग को चैलेंजिंग बनाते हैं। दिस इज व्हाट मेक्स this type of marketing more challenging, and that is why you as tourism professionals need to develop your capabilities in such a way so that you will meet such challenges in the professional life. तो फिर जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो इसमें टूरिज्म में एक एडवांटेज है कि प्रोडक्ट्स नेचुरल भी है इसमें। जैसे अभी हम बात कर रहे थे नेचुरल अट्रैक्शंस की, किसी जगह खूबसूरत जगह है, लेकिन प्रोडक्ट्स मैन मेड भी हैं जिनको आर्टिफिशियल कहते हैं। और मैन मेड प्रोडक्ट्स में जैसे मैं इंडिया में एग्जांपल दूंगा, ताजमहल देखने के लिए लोग आते हैं, सो दैट इज अ मैन मेड प्रोडक्ट, वो एक हेरिटेज अब बन गई है। तो इसी तरीके से कल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे लोग अपना जो कल्चर है, अपना जो वे ऑफ लिविंग है, उसके बेसिस पे अट्रैक्शन डेवलप करते हैं। सपोज फोल्क सॉन्ग है, डांस है, म्यूजिक है, कोई फेस्टिवल है, तो वो टूरिज्म प्रोडक्ट बनता है। या कोई इवेंट है, सपोज किसी जगह कोई मार्केटिंग एग्जीबिशन है, कोई ट्रेड फेयर है, तो वो भी अट्रैक्शन बनती है। तो उस तरीके से इसमें अब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बन जाता है, जिसमें थोड़ा सा जो मार्केटर है वो अपने प्रोडक्ट में ही ट्राइज टू ऐड सम वैल्यू, क्योंकि मार्केटर को देखना होता है कंपटीशन, बाकी लोग भी बनाते हैं प्रोडक्ट्स या बाकी लोग भी वो सर्विस ऑफर करते हैं। Then a marketer has to do something so that he or she will create a niche for his product. उसको कुछ ऐसा करना है ताकि उसके प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाए और उस वैल्यू एडिशन से लोग उसका प्रोडक्ट लेने के लिए अट्रैक्ट हो जाए। तो उसके लिए वैल्यू एडिशन में बहुत सारी चीजें की जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अक्सर यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज या टूर ऑपरेटर्स हज और उम्रा पैकेज सब ऑफर करते हैं, जो कश्मीर के लिए भी एक आउटबाउंड टूरिज्म कहलाता है। तो उसमें आप देखिए, फिर हज और उम्रा तो ये सब करवाएंगे वो कंपनीज, क्योंकि वो उनका कोर प्रोडक्ट है, लेकिन फिर उसमें वैल्यू एडिशन होता है। देन देयर आर सम कंपनीज जो बोलते हैं कि हम हाजी साहिबान को या जो उम्रा पे ज़ायरीन जाएंगे उनको उनकी एकोमोडेशन हम बिल्कुल काबा शरीफ के नज़दीक रखेंगे। कुछ बोलते हैं कि हम 200 मीटर के अंदर अंदर रखेंगे, कुछ बोलते हैं कि हम 150 मीटर के अंदर अंदर ही रखेंगे। तो ये जो नजदीक है, काबा शरीफ के नजदीक जो रखता है अकोमोडेशन, वो उससे अपने प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ाता है। दैट इज वैल्यू एडिशन। तो ये वैल्यू एडिशन जो होती है, उसकी बदौलत वैल्यू एडिशन से वो क्या करता है, वो अपना प्रोडक्ट सेल करता है। क्योंकि उससे क्या होता है, आप सपोज कोई जो 500 मीटर दूर रखता है और यहाँ से कोई 150 मीटर दूर रखता है, तो जो कंज्यूमर है, जो पिलग्रिम है, जिसको हम पिलग्रिम टूरिस्ट कहेंगे,
वो ये सोचता है कि जितना नज़दीक होगा उतना मैं ज़्यादा जा सकूंगा, वहाँ पे ज़्यादा बार जा सकूंगा आराम से। तो वो प्रेफर करता है उस कंपनी का प्रोडक्ट लेने के लिए जो एकोमोडेशन उसको नज़दीक रखती है। तो दूसरा करता है, सपोज अब दूसरे ने भी बोला 150 मीटर में या 100 मीटर में रखूंगा, तो दूसरा बोलता है मैं वैल्यू एडिशन अब ऐसे करूं, मैं सपोज एकोमोडेशन यहाँ पे हम मेरे होटल में बेडरूम्स का साइज बड़ा है, ये फैसिलिटी है, खाने में मेन्यू बेटर है, तो वो उस चीज़ से वैल्यू एडिशन करता है। वो बोलता है कि मेरे साथ आप उम्रा के लिए आ जाओ, मैं जिस होटल में आपको एकोमोडेट करूंगा वहाँ पे आपको कपड़े धोने की ज़रूरत खुद नहीं है, लॉन्ड्री सर्विस आपको प्रोवाइड कर लेंगे, वहाँ पे आपको रोज़ आपके कपड़े लॉन्ड्री जाएंगे, वहाँ से धो के आएंगे। तो वो उस तरीके से वैल्यू एडिशन करता है। दूसरा बोलता है कि आप जी मेरे साथ आ जाइए, तो हमारे को वहाँ पे आपको खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम आपको कश्मीरी स्टाइल का खाना खिलवाएंगे। हमको कश्मीरी कुक है, उन्होंने वहाँ पे रखा होता है कश्मीरी कुक वाजा, वो कश्मीरी टाइप का खाना उनको, क्योंकि बहुत लोगों को कश्मीरियों को सूट नहीं होता है वहाँ का खाना, तो वो फिर प्रेफर करते हैं कि चलो यहाँ पे मिलेगा कश्मीरी टाइप का ही खाना। तो वो वैल्यू एडिशन बन जाती है उनके लिए। तो इसी तरीके से फिर कोई बोलता है अब मैं दूसरे तरीके से वैल्यू एडिशन कर लूंगा, क्योंकि सपोज बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं उम्रा के लिए, लेकिन किसी के पास उतना पैसा नहीं है जिससे वो एफोर्ड करे जाना। तो ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी वैल्यू एडिशन अपने प्रोडक्ट में ऐसे करती है, ये मार्केटिंग सारा है, दिस इज ऑल बिकॉज मार्केटर का मकसद है अपना प्रोडक्ट सेल करना, और प्रोडक्ट सेल करने के लिए उसको डिमांड जनरेट करनी है, और डिमांड जनरेट करने के लिए उसको ये भी देखना है कि कस्टमर का परचेजिंग पावर है या नहीं। अगर परचेजिंग पावर उसका नहीं है, इसको ये देखना है कि उसका परचेजिंग पावर को मैं कैसे बढ़ाऊं। तो वो क्या बोलता है उसको, वो उसको बोलता है कि कोई बात नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसी फैसिलिटीज है कि आप अभी जाइए उम्रा के लिए और फिर वापसी पे आप पैसा दीजिए। तो ये उनको एक किस्म का वो एक जिसको हम ईएमआई कहते हैं, फिर बोलता है कि आप हमको सपोज आने वाले 6 महीनों में हर महीने इतना इतना पैसा देके हमारा पैसा आप दीजिए। तो उससे क्या होता है, उससे वो डिमांड उनमें भी अपने प्रोडक्ट्स की जनरेट करता है जो अदरवाइज ये एफर्ट ही नहीं कर पाते, जिनके पास उतनी सेविंग नहीं थी that they could have gone for Umrah for consumption of his product. But by giving them this alternative, he is enabling their purchasing power. वो उनका purchasing power बढ़ाता है। देखो आप कहाँ पे है। इसी तरीके से आप देखो गाड़ियों की कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज कैसे करती हैं ऑगमेंट अपने प्रोडक्ट को। वो भी सपोज कोई गाड़ी है 8 लाख की या 5 लाख की या 10 लाख की, तो वो उसको बोलते हैं कि चलो ठीक है आप लीजिए गाड़ी, तो फिर आपको जो है इक्वेटोरियल मंथली इंस्टॉलमेंट, फिर आप हमको मंथली बाकी पैसा दिया कीजिए। और वो उसमें बैंक्स के साथ बात करते हैं और बैंक्स के थ्रू वो उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली हाउ टू क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो उससे उनकी डिमांड उनमें भी बढ़ती है जो अदरवाइज उनका प्रोडक्ट एफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये होता है मार्केटर का काम। आपको समझ आ रहा है? ओके, सो नाउ वट एवर यू हैव अंडरस्टूड, सो नाउ यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये था मेन मेरा जो ऑब्जेक्टिव था इस टॉपिक पे आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने का। वो ये है कि अब आप
इसके रिलेटेड स्टडी कर सकते हैं. नाउ यू कैन मेक यूज ऑफ इंटरनेट एंड रीड अबाउट टूरिज्म प्रोडक्ट. आप देखो कितनी आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मिलेगी उस पर, प्रोडक्ट डिज़ाइन इन टूरिज्म इंडस्ट्री. तो ये चीज़ें अब आपको अंडरस्टैंड इजीली हो जाएंगी जब आप पढ़ना शुरू कर लेंगे. ठीक है. तो नाउ दिस टॉपिक इज ओपन फॉर डिस्कशन. किसी को भी इस रिलेटेड मार्केटिंग जो हमने आज पढ़ा यहाँ पे उसके रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछना हो, यू आर फ्री टू आस्क. कोई चीज़ जो आपने पूरा अंडरस्टैंड नहीं किया उसकी थोड़ा सा और क्लैरिटी हम कर सकते हैं, तो यू कैन डिस्कस. अच्छा जैनब, आपने किया फिर वो प्रोजेक्ट का क्या किया आपने? जी सर. क्या किया आपने? जी सर, हमने लिया टॉपिक सर. नहीं आपने मैंने बोला था कि आप अभी कुछ डिसाइड करना है कि आपको किस पे काम करना है, तो क्या किया आपने डिसाइड? जी, कश्मीरी आर्ट एंड कल्चर पे किया हमने डिसाइड सर. आर्ट एंड कल्चर, ठीक है. जी ओके, सर. दैट इज गुड. उसमें आप एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि जो आर्ट है ना, जिसको हम बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट्स की, हैंडीक्राफ्ट जी जो सर. है उसकी भी एक अच्छी इम्पोर्टेंस है टूरिज्म में. क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री में जो टूरिस्ट्स आते हैं ना किसी जगह, फिर जब जी वो सर. वापस जाते हैं तो वो वहां से कोई चीज लेके जाते हैं. वो चीज जो वहां का लोकल हो, मतलब ना जो वहां बनता हो, तो उसको वो लेते हैं वापस. सपोज किसी रिलेटिव को लेंगे, फ्रेंड को लेंगे एज अ गिफ्ट उसको, या अपने घर में रखेंगे वो चीज, उसको एज अ सोवेनियर कहते हैं, सोवेनियर. तो ये जो सोवेनियर इंडस्ट्री है उसमें ये आर्ट एंड कल्चर, जिसको हम ये हैंडीक्राफ्ट की हम बात कर लेंगे, उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है. तो हमारे यहाँ स्पेशली रूरल एरियाज़ में बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो इसके साथ जुड़े हैं, जो करते हैं ये हैंडीक्राफ्ट काम. जैसे कि सपोज कालीन बनाने का काम होता है, और कालीन एक मैग्निफिसेंट प्रोडक्ट है जो टूरिस्ट बहुत पसंद करते हैं. आजकल छोटे छोटे कारपेट्स बनाते हैं, और वो कारपेट्स जो है वो फिर लोग लेते हैं, टूरिस्ट्स लेते हैं एज अ वॉल हैंगिंग. वो दीवार पे वो लटकाते हैं एस्थेटिक के लिए, ब्यूटी के लिए. और उसमें हैंड वर्क होती है ना इन्वॉल्व, और हैंड वर्क को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं. या इसी तरीके से आप देखो शॉल्स, एम्ब्रॉयडरी जो होती है, शाल काम, तो वो चीज़ें होती हैं. श्रीनगर में एक कुछ एरियाज हैं डाउनटाउन में, वहाँ पे लोग पेपर मैशी का काम बहुत करते हैं. वो कागज़ वो बनाते हैं, वो ब्यूटीफुल चीज़ें उनको बहुत पसंद करते हैं टूरिस्ट. या वो डून हचुक्स बनावान तम शो आइटम्स, उनकी अच्छी डिमांड है. तो ये जो चीज़ें हैं एक्चुअली ये बहुत ही वैल्यूबल है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए. तो आपको ये करना है, आपको जो एरिया आपको खाली उसमें देखना है, आप अपने एरिया में उसको चूज कर सकते हैं. आपका एरिया कौन सा है? जिस एरिया में ना आप रहते हैं? जी सर, सोपोर है. सोपोर में. वहां से होता है ना ये काम? जी सर. वहां से क्या क्या होता है? जी सर. क्या क्या होता है वहां से? एक तो होता है पश्मीनी शॉल यहाँ पे. ओके, दैट्स गुड. दूसरा कालीन वालीन. कालीन भी होता है. बस आपको तो वही लेना है. सो उसमें आप सीधे ये काम, आपका टॉपिक जो है वो रहेगा सिग्निफिकेंस होती है इम्पोर्टेंस.
जी सर। Significance of handicrafts products. Significance of handicrafts अब लिखो सीधे. Significance of handicrafts in tourism. Significance of handicrafts in tourism. टूरिज्म, A case study of नॉर्थ कश्मीर. अब आप सोपोर के अलावा जो बाकी एरियाज हैं वहां पे नॉर्थ कश्मीर में उसको भी ले सकते हैं. ठीक है. जी सर। केस स्टडी ऑफ नॉर्थ कश्मीर. तो आपने क्या देखा? आपने जो स्टडी आपको करनी है वो ये है कि आप देखोगे कि इसमें जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की क्या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की नहीं, हैंडीक्राफ्ट की क्या इम्पोर्टेंस है टूरिज्म में. तो आप इसमें जो आपका एरिया होगा जिसको आप स्टडी कर लोगे वो होगा सोपोर, ये नॉर्थ कश्मीर. ठीक है. नॉर्थ कश्मीर में आपका पूरा इनफैक्ट बारामूला भी आएगा, बांडीपुरा भी आएगा. ओके. जी सर। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, राइट. ओके. तो और जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो कहाँ हैं? सर इकरा इज प्रेजेंट। ओके. अच्छा. ओके. तो इकरा कहाँ से है? बांडीपुरा। ठीक है. मैंने रखा ना नॉर्थ कश्मीर. तो आप देखोगे बांडीपुरा साइड से जो हैंडीक्राफ्ट्स वर्क है आप उसको उसके बारे में डेटा रखोगे अपने पास कि कौन कौन सा काम होता है वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स में. और जैनब देखेगी वहाँ सोपोर बारामूला का. ठीक है. और आपका है ना जो आपका और कौन है आपके साथ आपके ग्रुप में? इकबाल सर। इकबाल का है. वो प्रेजेंट नहीं है सर। अच्छा. तो लेट इकबाल भी प्रेजेंट टुमारो और कल आपके ऑब्जेक्टिव्स में लिखवाऊंगा इसके. ठीक है. टाइटल आपने लिखा आज, टाइटल तो यही है. अब इकबाल को भी होना चाहिए प्रेजेंट क्योंकि आप तीनों होने चाहिए प्रेजेंट. तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में डिक्टेट कर लूंगा. व्हाट इट. So inshallah tomorrow you all be present, all the three, and then I will be dictating you the objectives. Okay? और कुछ? No sir. Okay. So with this we conclude today's session. Take care all of you. Thank you sir. आप कैसे आप बड़ी आपको मैंने बोला था आप डिस्टर्ब करते